जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ सवाल जो एएसआई रूल 72 में पूछे गए हैं। और इस सवाल के बेस पर हम देखेंगे कि क्या कुछ सवाल एसआईबीएफ एलडीसी में पूछे जा सकते हैं। यही एक ऐसा पेपर है जिसे हम बेस बना करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। और एक बहुत ही सुनहरा अवसर होगा आपके लिए कि आप किस प्रकार से इन चीजों को समझ करके अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आरपीएफ एलडीसी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने बुक लिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो रीजनिंग, मैथ और जीके के जो बुक लिस्ट मैंने दिए हैं उसको आप कहीं से भी ले लीजिए। अगर आप कहीं नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से अवेलेबल है, वहां से चेकआउट करके वहां से परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको ये तीनों बुक जो है, ये तीनों बुक आपके प्रिपरेशन में काफी मददगार साबित होने वाला है। चलिए अब हम सीधे चलते हैं एएसआई रूल 72 पेपर में पूछे गए जीके के सवालों पर। जो जनरल नॉलेज का पहला सवाल मैंने देखा वो था डीजी सक्षम नामक कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित एक संयुक्त पहल है? क्या ये एचसीएल टेक्नोलॉजी, गूगल इंडिया, सीडैक या माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? तो सही उत्तर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का। तो ये जो सवाल था, ये सवाल आपको अगर कहा जाए तो इकोनॉमी से भी जुड़ता है और साथ ही साथ करेंट अफेयर से भी जुड़ता है। तो आपको किसी भी प्रकार का जो योजना है जो केंद्र सरकार चला रही है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी रखनी है। अगर हम डिजी सक्षम के बारे में देखें तो ये सीधा सीधा लिखा है ज्वाइंट डिजिटल स्किल इनिशिएटिव ऑफ, मतलब एक डिजिटल स्किल जो है आपका कौशल है उसको इनिशिएटिव करना है, उसको बढ़ाना है। किनका? तो यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का नाम दे रखा है। दूसरी जो संस्था है वो है माइक्रोसॉफ्ट। अब आपसे इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि किसी योजना का नाम देकर के उस योजना का उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो यहाँ से मुझे एक या आप लोग एक गाइडलाइन ले सकते हैं कि आपको योजनाओं को पढ़ना है। योजनाओं में तीन चीजों को महत्वपूर्ण देना है। महत्वपूर्ण क्या होगा उसमें? महत्ता देनी है उद्देश्य को, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है उस कार्यक्रम का या उस प्रोग्राम का। साथ ही साथ उस प्रोग्राम को कौन इनिशिएट कर रहा है। अगर कोई एक मंत्रालय है तो उस मंत्रालय का नाम रखिए। अगर मल्टीपल मंत्रालय है तो उस मल्टीपल मंत्रालय को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आप जब इस तरीके से याद रखेंगे तो आगे सवाल इसको उलटफेर भी कर सकता है, आपको उद्देश्य दे सकता है और प्रोग्राम का नाम भी पूछ सकता है। और ये या तो प्रोग्राम का नाम देगा और उद्देश्य पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल है। जो भी करंट अफेयर्स में ऐसे चल रहे हैं, जो भी चर्चा के विषय हैं, उसे आप जरूर ध्यान देके चलते रहिएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 53, 60, 71? इसमें बहुत लोगों को 53 और 56 में कंफ्यूजन था। 1956 इसका करेक्ट आंसर है। और इस सवाल को मैंने अपने पॉलिटी वाले सीरीज में जो 100 सवाल मैंने दिया था उसमें सीधा सीधा दिया था, वेयर वाज द स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट? राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? तो इसका उत्तर 1956 है। अगर आप उस वीडियो को फॉलो किए होंगे तो आप इस सवाल को जरूर सही कर लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पॉलिटी के सवाल को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। आगे भी देखेंगे पॉलिटी के सवाल कुछ ज्यादा ही कवर किए गए। चलते हैं अगले सवाल पर। जो नेक्स्ट सवाल है वो ज्योग्राफी से है। भारतीय उपमहाद्वीप के भूभागीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो क्या ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो भारत का जो उपमहाद्वीप है इसमें भूभागीय जो सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। कैसे? तो आप इस दोनों पिक्चर को एक साथ देखिए। तो ये क्या है? भारत का भूभागीय क्षेत्र है। जो आप भारत की आकृति देखते हैं या उसका मैप देखते हैं तो उसमें तमिलनाडु जो है ये सबसे साउदर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन अगर यहीं पर सीधा सवाल ये पूछते कि भारतीय उपमहाद्वीप का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है, ये भूभागीय क्षेत्र हटा दे,
तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार क्षेत्र में है। तो जो भारत का अगर भूभागीय क्षेत्र देखें तो सिर्फ भूभाग वाला क्षेत्र जो मैप हम देखते हैं वो होता है, लेकिन जब पूरा भारत लेते हैं तो उसमें हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेते हैं, तो उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है वो सबसे दक्षिणतम हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे उत्तरतम नॉर्दर्न पार्ट क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मुझे गूगल करिएगा, अगर पता हो तो भी कमेंट करिए, अगर नहीं पता है तो गूगल करके करिएगा, ये एक सवाल आपके आगे वाले एग्जाम में दिख सकता है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल फिर देखिए पॉलिटी से ही आया, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुझे इस पेपर से ये एक गाइडलाइन ये मुझे मिला कि पॉलिटी के सवाल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं वो पार्ट भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ से ज्यादा सवाल आने की संभावना है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया, राज्य के नीति निदेशक तत्व न्यायालय में निर्णयनीय नहीं है, और बी है संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को 5 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। तो दूसरा अगर देखें स्टेटमेंट, तो संविधान में मौलिक अधिकार 5 नहीं, मौलिक अधिकार 6 है। जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1976 में हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब 5 मौलिक अधिकार बचे हैं। अगर मौलिक अधिकार से संबंधित आप वीडियोस मेरे देखे होंगे तो वहां मैंने बताया है एक ट्रिक याद रखने का, समस्त शोध शिक्षा और संस्कृति के उपचार है, तो उससे आपको आसानी से याद हो जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो बी सही है ये नहीं हो सकता, ए और बी दोनों गलत है ये हो सकता है, ए सही है ये भी हो सकता है, और ए और बी दोनों सही है ये नहीं हो सकता। तो आप देखिए एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते ही आप दो आंसर क्या किए, कट कर दिए। अब सिर्फ 50-50 है, अगर आप बिना कुछ जाने भी लगाएंगे तो 50% आपकी संभावना है इस सवाल के सही होने की। पहला स्टेटमेंट है राज्य की नीति निदेशकता तो न्यायालय में निर्णयनीय नहीं है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो राज्य को या केंद्र को एक ऐसा दिशा निर्देश देती है कि आप किस प्रकार से किस लिए कानून बनाएं। जैसे आप देखेंगे तो मातृत्व अवकाश योजना के लिए जो चीजें ली गई थी उसके लिए आर्टिकल में इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो है उसका जिक्र है, और उसी प्रकार से उसे ये क्लेम किया गया और उसके अनुसार एक कानून बनाया गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर न्यायालय में नहीं जा सकता। जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भी कहता है कि सभी व्यक्तियों को जो है समान सिविल संहिता होगा, तो क्या अभी समान सिविल संहिता है? नहीं है, और उसको के लिए हम न्यायालय में क्लेम भी नहीं कर सकते। एक चीज आप जान लीजिए, जो डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल है डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी एक ऐसा पार्ट है संविधान का जिसके तहत हर केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार एक कानून बनाने के लिए बाध्य है, और अगर वो कानून बनाती है और वो कानून का रूप ले लेता है तब उसके लिए क्लेम किया जा सकता है, लेकिन जब तक वो कानून का फॉर्म नहीं है तब तक उस पर कोई क्लेम नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है और केवल ये सही है। इसका मतलब कि आपको पॉलिटी को थोड़ा डीप में जाकर के भी पढ़ना होगा ताकि आप इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को हल कर पाए। चलते हैं आगे। अगला जो सवाल पूछा गया, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्त रूप से शामिल नहीं है? क्या भारत की सीमा के अंतर्गत किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पड़ोसी देश की नागरिकता प्राप्त करने की स्वतंत्रता? तो अगर इस सवाल को देखें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 है उसमें ए बी सी डी ई एफ हट गया है, जी है। मतलब जो पार्ट है उस पार्ट के भीतर के ये सवाल पूछे गए हैं, और उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि पड़ोसी देश की नागरिकता प्राप्त करने की आपको स्वतंत्रता है। अगर आप पड़ोसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता ही खत्म हो जाएगी, फिर आपको स्वतंत्रता का अधिकार जो है उससे आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वहां पर जो भी पॉइंट है उसको भी आपको देखना है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये आपको हिस्ट्री से कहिए और कहिए कि एक तरह से संगठन बनाया गया है, ऑर्गेनाइजेशन किसने गठित किया है उससे संबंधित है। परमहंस मंडली नामक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? यह एकेश्वरवाद का समर्थक और जाति व्यवस्था का विरोधी संगठन था।
क्या रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, दादोबा पांडुरंग। तो अगर आप परमहंस मंडली और इनके चीजों पर जाएंगे तो बहुत लोग रामकृष्ण परमहंस में कंफ्यूज हुए होंगे, राजा राम मोहन राय में हुए होंगे, और मुझे ये लगता है कि 99% लोग जो है दादोबा पांडुरंग पर गए भी नहीं होंगे और उन्हें ये गेस भी नहीं किया होगा। लेकिन अगर इसके बारे में हम डिटेल में देखें तो परमहंस मंडली वाज सेक्रेट सोशियो रिलीजियस ग्रुप क्रिएटेड बाय मेहता जी दुर्गाराम एंड दादोबा पांडुरंग। तो यहाँ दादोबा पांडुरंग है एंड हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब ये एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, मेहता जी दुर्गाराम, दादोबा पांडुरंग एंड हिज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से बनाया। कहाँ का था? इट वॉज ए ग्रुप ऑफ बॉम्बे विच हैड द क्लोज कनेक्शन विद मानव धर्म सभा। बॉम्बे की ये एक संस्था थी, संगठन था या मंडली थी, उस जो कि मानव धर्म सभा से संबंधित रखती थी, जो सूरत की थी। It was the first group of such kind in Maharashtra who believe in one God। जो ये एक ऐसी संस्था थी पहली महाराष्ट्र की जो कि एकेश्वरवाद को, बिलीव इन वन गॉड, एकेश्वरवाद का समर्थक। और इस तरीके से ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ से हम ये गेस करेंगे कि हिस्ट्री में जो भी संगठन बनाए गए हैं, चाहे वो सामाजिक सांस्कृतिक वाला जो पार्ट है, वहां जो संगठन बने हैं वहां से सवाल आपके अपेक्षित हैं, आपसे पूछने की आशाएं हैं, तो उस पर आप ध्यान दे करके चलिएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ क्रिकेट से पूछा गया है। ये क्रिकेट से सवाल नहीं है, एक्चुअली ये सवाल करंट अफेयर्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुषों के आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप 2021 में भाग नहीं ले रहा है? तो आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में हुआ और 2021 में ही यह एग्जाम भी कंडक्ट किया गया, और उसी से यह सवाल पूछा गया करंट अफेयर से। अफगानिस्तान, रूस, आयरलैंड या ओमान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी ये सुने नहीं होंगे कि अभी तक रसिया क्रिकेट खेल रहा है। तो आप आसानी से इसे अनवांटेड ऑप्शन था, अनयूजुअल था, उसे आप क्लिक करके सही कर लेते। तो करंट अफेयर्स के दो सवाल हम लोगों ने देखे, एक तो यहाँ पर आईसीसी से रिलेटेड क्रिकेट से जोड़ के पूछा, और एक आपको डीजी सक्षम वाला जो पूछा योजनाओं से संबंधित। आगे चलते हैं। अगला सवाल फिर देखिए, ये भी करंट अफेयर से है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, जिनको कि सत्यम के नाम से भी जाना जाता है, किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त है? ये वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है, इनको सत्यम बोलते हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है नृत्य शैली में। लेकिन उस शैली का क्या नाम है, वो कौन सा नृत्य करते हैं? क्या भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम? तो ये कुचिपुड़ी करते हैं, और इससे संबंधित जो है यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। इसे करंट का भी सवाल कह सकते हैं, और इसे हम आर्ट एंड कल्चर के वाले पार्ट में भी देख सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का भी ये सवाल है कि कौन सा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये सारे वीडियोस आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि सवाल कैसे पूछे गए हैं, किस प्रकृति के पूछे गए हैं, और मैं उससे अपने आप को और आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करूंगा, जिससे कि आप कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। चलते हैं आगे। अगला सवाल फिर पूछा गया, भारत में मनाया जाने वाला वार्षिक वर्ष परशुअन किस धर्म से संबंधित है? जो परशुअन पर्व मनाया जाता है वो किससे है? क्या जैन, ईसाई, सिख, हिंदू? तो ये जैन धर्म द्वारा परशुअन जो है, परशुअन पर्व हमेशा मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ से हम लोग, ये भी आर्ट एंड कल्चर का ही सवाल अगर माना जाए मेरे हिसाब से, तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जहाँ से कि आपको जैन धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म सबको पढ़ना है, धर्मों के बारे में पढ़ना है, और उनसे मनाए जाने वाले पर्व उसी में आ जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से यह सवाल आ गया है। चलते हैं आगे। अगला सवाल ये इकोनॉमी से है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, सिडबी जो है, इसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत वर्ष डैश में की गई। मतलब बैंक जो सिडबी है उसकी स्थापना कब की गई? तो सिडबी को 1990 में बनाया गया था। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे बैंक में पूछा जा सकता है कि भारत का पहला देशी बैंक कौन सा है, एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है। चलेंगे आगे। अगला सवाल फिर आप देखिए, यहाँ पर पॉलिटी से पूछा, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। और ऑप्शन नंबर बी दिया, मतदान का अधिकार भारत में एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। एक्चुअली अगर इस सवाल को आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और आपको ये बता दें कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में जब कभी भी केवल, यूपीएससी वाले एस्पिरेंट को भी यह बताया जाता है कि जैसे ही केवल दिखे तो आप सतर्क हो जाइए,
कि उस स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर भी भारत की संसद के बारे में पूछा है, तो भारत की संसद किनसे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। और दूसरा जो है, मतदान का अधिकार भारत में एक कानूनी अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप मौलिक अधिकार 6 ही हैं हमारे, और उस मौलिक अधिकार में कहीं पर भी मतदान के अधिकार के बारे में नहीं दिया गया है। मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, इसलिए केवल बी जो है वो सही हो जाता है। मतलब पॉलिटी को थोड़ा डिस्कशन करके हम लोग डीपली लेके चलेंगे, हो सकता है तो एनसीईआरटी को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपका व्यू जो है, पॉइंट ऑफ व्यू हर क्वेश्चन के लिए क्लियर। चलते हैं आगे। अगला सवाल फिर देखिए आर्ट एंड कल्चर से ही है। लोक नृत्य जो है, लोक नृत्य गिद्धा का संबंध मुख्यतः भारत के किस राज्य से है? तो गिद्धा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, और ये भी आर्ट एंड कल्चर का सवाल है। आर्ट एंड कल्चर में आपको बहुत सारी चीजें हैं, संगीत है, नाटक है, आपको नृत्य आता है, फिर आपको बहुत सारी लोक संस्कृतियां आती है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। स्थापत्य कला के बारे में उसमें देखेंगे, स्कल्पचर कौन सा कौन किस वंश ने बनाया, इन सब चीजों के बारे में वहां पर सवाल पूछा जाता है। तो अगर हम डिस्कशन को कंक्लूड करें, तो आपको किसी भी पार्ट को छोड़ के नहीं चलना है जीके में। हाँ, ज्यादा ध्यान आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी पर देना है। साथ ही साथ आपको आर्ट एंड कल्चर का सवाल यहाँ पर लिखा है, तो आर्ट एंड कल्चर को आप लोग देखेंगे। सीधा सीधा फिर सवाल देखेंगे। ज्योग्राफी से सवाल एक ही दिखा है, तो ज्योग्राफी को थोड़ा सा हम लोग माइन्यूटली लेकर के भी चलेंगे, लेकिन जो सिंपल सवाल है उसे जरूर हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री को देखें तो आपको इंडियन 1857 से लेकर के जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस तक के सवालों में से बीच में से पूछा गया है। तो इस तरीके से एनालाइज करके हम लोग देखे हैं। करंट अफेयर से सवाल देखे, तो इन चीजों को आपको देखते रहना है। तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रेटेजी बेस्ड काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अंत में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए और काम करने के लिए मुझे वह प्रेरित करता है। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि एक भी वीडियो मेरा जो है वो आपका मिस ना हो पाए, और इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहें। अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।